Hello everyone and welcome all. Hi, I'm Sambhashni Gori from Chandala Homeopathic Medical College and today we are going to discuss lecture 9 of our JT Kent. So here we start. Disorder first in vital force. तो देखो इसका मतलब क्या होता है. डिसऑर्डर मतलब कोई भी डीअरेंजमेंट या कोई भी तकलीफ हो गई किसे हमारी वाइटल फोर्स को. तो जब भी कोई भी डिसऑर्डर होता है हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ आती है तो उसकी शुरुआत होती है हमारी वाइटल फोर्स से. तो वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट ही किसी भी डिजीज़ की वजह है. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एफोरिज्म नंबर 10. इट इज़ the material organism without the vital force is capable of no sensation, no function, no self-preservation, derives all sensation and perform all the function of the life solely by means of the immaterial being, the vital principle, which animates the material organism in health and in disease. Without this animating spirit-like power, the organism is dead. तो देखो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक वाइटल फोर्स के बिना जो है वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है. वाइटल फोर्स हमारी कैसे हेल्दी कंडीशन और डिजीज़ कंडीशन में वर्क करती है. और जो हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो वाइटल फोर्स के बिना डेड है, उसके अंदर कोई सेंसेशन, कोई फंक्शन या कोई सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं होगा. तो देखो सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होता है, तो इसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है. सेल्फ प्रिजर्वेशन वो पावर है जिससे हम अपने शरीर को संरक्षण देते हैं, मतलब जिससे उसका अस्तित्व बनाए रखते हैं. देखो जो बॉडी है हमारी बिना वाइटल फोर्स के डिकम्पोज होना चालू हो जाती है. तो सेल्फ प्रिजर्वेशन का काम भी कौन कर रहा है, हमारी वाइटल फोर्स. तो देखो ये है कि पॉइंट्स हमारे एफोरिज्म नंबर 10 के. विदाउट द वाइटल प्रिंसिपल, तो देखो जब भी आपको एफोरिज्म पढ़ना हो तो उसके हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस को तोड़ो, हर एक लाइन को तोड़ो, तो उससे क्या निकलेगा, आपको मीनिंग समझ में आएगा उसका. तो हियर इट इज, without the vital principle the material organism is unable to feel or act or maintain itself. तो मतलब क्या क्या नहीं कर सकती बिना वाइटल फोर्स के, जो है बॉडी क्या नहीं कर पाएगी, फील नहीं कर पाएगी, सेंस नहीं कर पाएगी, एक्ट नहीं कर पाएगी, अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व मतलब मेंटेन नहीं कर पाएगी. It is only because of the vital principle that is present both in health and in disease. तो देखो जो हेल्दी कंडीशन और डिजीज़ कंडीशन में क्या होता है, जो वाइटल फोर्स है हमारी, जो वाइटल प्रिंसिपल है उसमें क्या है, जो है डीअरेंजमेंट आ जाता है. दिस मटेरियल ऑर्गेनिज्म कैन फील एंड एक्ट मेंटेन इट्स वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ. तो देखो अगर वाइटल फोर्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में तो हम क्या क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, सेंसेशन कर सकते हैं, और हमारे जो वाइटल फंक्शन है, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जो विसराज है, वो परफेक्टली वर्क करेंगे. When this vital principle carries out its designated vital functions of the coordination between various parts of our body system and their optimal function, we are in a state of equilibrium and दिस स्टेट इज टर्म एज अ स्टेट ऑफ हेल्थ. तो देखो जब हमारी बॉडी जो है, हमारी जो सोल है, हमारी जो वाइटल फोर्स है वो सही से काम कर रही होती है, तब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है, जो भी वाइटल ऑपरेशन है, वो सब हारमोनियसली वर्क कर रहे होते हैं. और उसी हम इक्विलिब्रियम मतलब जो इक्वली मतलब सही से हर चीज़ बैलेंस तरीके से जो काम कर रही है उसको हम, उस स्टेट को क्या कहते हैं, हम स्टेट ऑफ हेल्थ एज स्टेटेड अर्लियर. तो ये देखो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे. And it is the disturbance or an unsteady state of this energy that is responsible primarily for the disturbed functioning of the organ system and resulting in coordination between them, producing abnormal sensation and functions that are brought to our conscious level in the form of symptoms and signs. दिस अल्टर्ड स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज डिजीज. तो देखो डिजीज़ क्या होती है, तो जब भी हमारे वाइटल फोर्स में या हमारी वाइटल प्रिंसिपल में कोई भी डिअरेंजमेंट होता है, कोई भी डिसऑर्डर होता है, तब क्या होता है, हमारी जो वाइटल प्रिंसिपल है, हमारी जो वाइटल फोर्स है, वो अपने आप को साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में अपना जो डीअरेंजमेंट है उसे एक्सप्रेस करती है. और देखो मान लो किसी को भी ज़रा सा भी तकलीफ है, हेडेक है, कहीं भी पेन हो रहा हो आपको मान लो, तो आपके बॉडी में क्या होगा, सेंसेशन और फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा. आपको बार बार क्या याद आएगा हमेशा कि अरे यार मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है. तो क्या आप नॉर्मली सेंसेशन फंक्शन कर पाओगे, नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिसईज है, मतलब आपके डिस्कम्फर्ट हो, आप अपने अपने ईज में नहीं हो आप, ठीक है. तो इस तरह से क्या है, हमारी वाइटल फोर्स जो है डिजीज और हेल्थ में काम करती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस एफोरिज्म नंबर 11. When a person fall ill, it is the only spiritual self-acting automatic vital force everywhere present in his organism that is primarily deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life. It is only the vital principle deranged to such an abnormal state that can
furnish the organism with its disagreeable sensations and incline it to the irregular processes which we call disease. For as a prover invisible in itself and only recognizable by its effects on the organism, its morbid derangement only makes itself known by the manifestation of disease in the sensation and function of those parts of the organism exposed to the sense of the observer and physician, that is by morbid symptoms and in no other way कैन मेक इट सेल्फ नोन। तो देखो ये क्या है, एफोरिज्म नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि जब भी कोई पर्सन बीमार होता है या इल होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारी वाइटल फोर्स जो है स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक, ठीक है, ये उसके सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक है किसके, वाइटल फोर्स के। तो जब भी कोई बीमार होता है तो उसमें क्या होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, मॉर्बिफिक एजेंट का। मॉर्बिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जो छुपा हुआ है जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। और ये क्या ऐसा होता है, इनिमिकल टू लाइफ, इनिमिकल का मतलब होता है अपोजिट। तो ये क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग या जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी कोई वस्तु है, ठीक है, सब्सटेंस है। इट इज़ ओनली द वाइटल प्रिंसिपल, देखो कि हमेशा जब भी डिजीज़ होती है तो क्या होता है, हमारी वाइटल प्रिंसिपल ही डीअरेंज होती है और इससे क्या होता है, जो उसके नॉर्मल सेंसेशन फंक्शन सब पूरा होता है वो कहीं ना कहीं जाके इफ़ेक्ट हो जाता है। और इसी मॉर्बिड डीअरेंजमेंट को हम जो है बाद में जाके ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं कि साइलेंट सिम्टम आते हैं उसकी वजह से, और जो है डिजीज़ कंडीशन मतलब वो जो है पर्सन सिक कहलाता है, ठीक है। और इसको सिर्फ कौन देख सकता है, ऑब्जर्वर, यानी कि हम होम्योपैथिक फिजिशियन उस मॉर्बिड सिम्टम को देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो मॉर्बिड है, जो भी चीज़ छुपी हुई है वो अपने आप को सिम्टम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगी जो डीअरेंजमेंट हुआ है हमारी वाइटल फोर्स में, ठीक है। और इस तरह से हम वो मॉर्बिड सिम्टम को देख सकते हैं और उसे वो जो व्यक्ति है वो खुद भी फील कर पा रहा होता है। In disease, the vital principle only is the primarily morbidly dearranged and express itself, its sufferings, the internal change by abnormal sensation and function of the organism। तो देखो जब भी वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट होगा तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल सेंसेशन होगा, एबनॉर्मल फंक्शन होगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर और इस तरह से उसमें डिजीज देखी जाएगी। when men fall sick, इट इज़ द फर्स्ट ओनली थिंग सेल्फ सस्टेनिंग स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स। तो देखो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहली चीज़ क्या इफेक्ट होती है, उसकी वाइटल फोर्स, ठीक है, जो कि स्पिरिट लाइक है, एवरीवेयर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। तो देखो हमारी वाइटल फोर्स हर जगह प्रेजेंट होती है, पर्टिकुलर एक ऑर्गन टिश्यू या एक बॉडी पार्ट में नहीं होती, वो हर जगह इक्वली प्रेजेंट होती है, ठीक है। which is disturbed by the dynamic influence of the morbid नॉक्शियस एजेंट इनिमिकल टू लाइफ। तो देखो ये नॉक्शियस एजेंट क्यों बोल रहे हैं, नॉक्शियस मतलब जो कि हानिकारक है, तो मॉर्बिड मतलब जो छुपा हुआ हानिकारक वस्तु है, जो चीज़ है जो कि हमारे जीवन के लिए खतरा है, वो एक कैसा है, डायनेमिक इन्फ्लुएंस है। डायनेमिक इन्फ्लुएंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो हमारी वाइटल फोर्स को जाके इफेक्ट कर रहा है, जो कि हमारी डायनेमिक्स है। तो उस तरह से क्या है, ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है, मतलब ये ऐसा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है जो कि डायनेमिकली हो रहा है, ठीक है। This vital principle thus disturbed, which brings about in the organism the disagreeable sensation and normal function that we call disease। तो देखो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में, जब भी किसी सिक पर्सन में हमें नॉर्मल से अलग कुछ हटके मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। मतलब मान लो उसे सेंसेशन भी कुछ अजीब हो रहा हो, मतलब सेंसेशन में कोई चेंजेस मिल रहा हो, उसकी उसकी कोई फंक्शन में चेंज मिल रहा हो, तो हम उस सबको क्या बोलेंगे, डिजीज़ कंडीशन, ठीक है। Being invisible and recognized solely by its effect on the organism, it can express itself and reveal its disturbance only by abnormal manifestations in feeling and function. The only aspect of the organism accessible to the senses of the observer and the physician, that is disease symptom। तो देखो हम किस तरह से पता कर सकते हैं जो भी उसके इंटरनल मैनिफेस्टेशन है, जो अंदर में जो हो चुका है, जो उसके अंदर घुस चुकी है, जो चीज़ें हो चुकी है, उसको हम कैसे देख सकते हैं। एक तो वो पेशेंट खुद ही बताएगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा सेंस हो रहा है, ऐसा ऐसे उसको फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इस तरह से वो खुद एक्सप्रेस करेगा पहला तो, और उसी एक्सप्रेशन को, उसी सिम्टम को हमें रिकॉर्ड करना है, और वो क्या होता है, हमारा डिजीज सिम्टम होता है, उसको कौन रिकॉर्ड करेगा, हम फिजिशियन या ऑब्जर्वर, और उसी चेंजेस को हमें ऑब्जर्व करना है और वही क्या है, उसके डिजीज सिम्टम है। द डिजीजेज आर कॉज्ड हेल्थ इन the health is the manifestation of operation of this vital energy in this steady functioning and
Disease is the manifestation of the disturbed function state of the self supporting invisible vital principle. तो देखो डिजीज और हेल्थ क्या है, हेल्थ क्या है, मैनिफेस्टेशन है किसका, ऑपरेशन का वाइटल एनर्जी के एक सही तरीके से। जब एक सही तरीके से हमारी वाइटल फोर्स काम कर रही है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, हेल्दी मैनिफेस्टेशन, ठीक है, हेल्दी कंडीशन बोलेंगे, सॉरी मैनिफेस्टेशन ही, उसे हम हेल्दी कंडीशन बोलेंगे। और जब डिजीज़ में क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारी फंक्शनिंग है, जो स्टेट है, वो सब क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको हम डिजीज कंडीशन बोलेंगे। द वाइटल प्रिंसिपल इज इन इट सेल्फ इनविजिबल बट its presence is only revealed through its balanced or disturbed। तो देखो वाइटल फोर्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तब हम समझ सकते हैं कि हाँ वाइटल फोर्स प्रेजेंट है। और कैसे फील कर सकते हैं सेकेंड वे में, जब वो डीअरेंज हो, जब वो डिस्टर्ब हो, तो उस कंडीशन में हम उसे फील कर सकते हैं, उसके अस्तित्व को समझ सकते हैं या जान सकते हैं। द फॉर्मर इज हेल्थ एंड द लेटर इज डिजीज। तो देखो फॉर्मर मतलब शुरुआत क्या होती है, एक हेल्दी कंडीशन है, और जो बाद में हम देखने को मिलता है जो भी एबनॉर्मल कंडीशन है उसे हम डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो देखो 11th का फुट नोट क्या कहता है, Hahnemann explains the similar dynamic influences and their resultant effects in nature by giving 3 examples। तो देखो हैनीमैन सर ने हमारे 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे जो है डिजीज़ होती है, जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है वो कैसे हो रहा है। तो देखो डायनेमिक वो चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, एग्जैक्टली यही होता है डायनेमिक। तो डायनेमिक क्या है, जो बहुत सूक्ष्म है, तो जो बहुत सूक्ष्म तरीके से भी काम कर रहा है, जो इन्फ्लुएंस पहुंचा रहा है, जो इफेक्ट कर रहा है, उसे ही हम डायनेमिक इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो देखो ये 3 एग्जाम्पल हमारे हैनीमैन सर ने दिए थे। फर्स्ट है अर्थ सैटेलाइट, द मून रिवॉल्व्स इन ए ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। Moon in its turn produces turmoil in the seas as tides. There is no mechanical leverage involved, nor is there any material being transferred here। तो देखो जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा मतलब हाई टाइड्स आती है, किसमें, समंदर में, ठीक है। जब समंदर में हाई टाइड्स आएगी, जब उसमें ज्वार भाटा उठेगा, तो क्या होता है उस कंडीशन में, कोई भी मटेरियलिस्टिक ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ। मून का जो रेस था उसने उसे एक पुल दिया, ठीक है। तो क्या कोई भी मटेरियल ऐड हुआ था उस वाटर में या उस ओशन में या उस सी में, नहीं, कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऐड नहीं। बट वो जो इन्फ्लुएंस था वो कैसा था, डायनेमिक इन्फ्लुएंस था, एग्जैक्टली तो उसे हम देख नहीं पाए, बट वो क्या था, वो जो फुल मून था या जो वो मून था उसका इन्फ्लुएंस हुआ उस किस पे, टाइड पे, और वो ज्वार भाटा आया या वो हाई टाइड आई, ठीक है। इसी तरह से a bar of magnet attracts pieces of iron towards it when it is brought near them. When a strong magnetic bar is rubbed repeatedly on a bar of iron, even if there is no contact between them, it converts that iron rod into yet another powerful magnet. A magnet can transfer only its magnetic power to other pieces of iron but not its other qualities or properties। तो देखो जब हम आयरन पीस को रब करते हैं, बहुत बार रब करेंगे, तो उसमें हमको क्या देखने को मिल जाती है, एक खीले को ही ले लेना और अब मैग्नेट के आसपास रख के बहुत बार रब करना, तो उसमें क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये बचपन में हम लोग बहुत खेलते भी थे, याद होगा तो हमारे बचपन में हम लोग ये सब चीज़ें बहुत किए हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब हम आयरन नेल को स्टैटिक फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब करके हमने बहुत सारे चार्जेस क्रिएट किए थे, तो कैसे, कोई मटेरियल तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ ना उस आयरन पीस में, क्या ट्रांसफ़र हो रही थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी फुली ट्रांसफ़र नहीं हुई, बट जो ट्रांसफ़र है उसका क्या था, वो डायनेमिक इन्फ्लुएंस था, मतलब कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ उसमें ट्रांसफ़र हुई थी, ठीक है। और इस तरह से हमें क्या देखने को मिला कि वो जो है डायनेमिक इन्फ्लुएंस कैसा हुआ उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वजह से क्या है, वो आयरन पीस अट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसकी एग्जाम्पल है किसकी, डायनेमिक इन्फ्लुएंस की। नेक्स्ट है a child suffering from smallpox or measles transmits the same disease to another healthy child from a distance, though there is no exchange in any material taking place between these children। तो देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक ही कमरे में 2 बच्चे बैठे हैं, उसने कोई मटेरियल एक्सचेंज नहीं किया, ठीक है, कोई भी मटेरियलिस्टिक एक्सचेंज तो नहीं हुआ, बट जिसको स्मॉल पॉक्स या मिजल्स थे उसने क्या किया, उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को, जो एक हेल्दी बच्चा था, उसे इन्फेक्ट कर दिया। कैसे, कोई मटेरियलिस्टिक चेंज तो नहीं हुआ, बट क्या था, एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस था, एक जरिया बना, एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस हुआ जिसकी वजह से वो भी जो था वो बच्चा इन्फेक्ट हो गया। Hahnemann draws an interference from the above and adds that in a similar manner, the dynamic action of disease and of medicine on the vital principles should be judged, and this is the reason why even the smallest dose of dynamized medicine can influence the functioning of the vital principle and bring about cure।
और द हाइपोटेंसीज कैन ब्रिंग अबाउट द फाइनेस्ट मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम्स। तो देखो कैसे हमारी जो ड्रग्स है और जो हमारा डायनेमिक जो डिजीज़ है वो कैसी हमारी डायनेमिक है, ठीक है। जो हमारी डिजीज़ है वो भी डायनेमिक है और जो हमारी मेडिसिन दे रहे हैं वो भी हम डायनेमिक फॉर्म में दे रहे हैं, हम उसको पोटेंटाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे छोटा सा भी डायनेमिक डोज हमारी वाइटल फोर्स को डीअरेंज करता है। देखो जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो क्या होता है, वो जो भी हम पोटेंसी सेलेक्ट करके मोस्टली 30th पोटेंसी में प्रूविंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी इफेक्ट्स है वो कैसे उसके अंदर जाते हैं, डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जो हमारी वाइटल फोर्स है उसमें डीअरेंजमेंट होगा, वो सिम्टम दिखाएगी। वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारी जो ड्रग हमने एडमिनिस्टर की है जो प्रूविंग के लिए उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हमें हमेशा ये चीज़ें याद में रखनी चाहिए कि क्या है, हमारी जो डिजीज़ है वो भी डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही है और जो हमारी मेडिसिन है वो भी कैसी है, डायनेमिक है, और इस तरह से हम उसे क्योर दे सकते हैं। और इवन जो छोटा सा स्मॉलेस्ट डोज भी है, ठीक है, फाइनेस्ट मेंटल मतलब जो छोटा सा भी डोज है, कोई भी हाइपोटेंसी का भी डोज है, वो क्या कर सकता है, फाइनेस्ट मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम दे सकता है। मतलब बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट फिजिकल और मेंटल सिम्टम हम देख सकते हैं। That cannot be brought all about by the same drug in crude form। तो देखो ये हम क्रूड फॉर्म में जब ड्रग देंगे तो हम नहीं देख सकते। There is no material transfer taking place here, it is all the realm of डायनेमिक इन्फ्लुएंस। तो देखो ये सब किसका क्षेत्र है, ये सब किसकी साम्राज्य बोल सकते हैं, किसकी वजह से हो रहा है, ये किसका इफेक्ट है, पूरा का पूरा डायनेमिक इन्फ्लुएंस का इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो है पोटेंटाइज फॉर्म में या डायनेमिक फॉर्म में दवा देने की वजह से हमें उसका इफेक्ट दिख रहा है। हियर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, डिसएग्रीबल सेंसेशन, इंक्लाइन इट टू द इरेगुलर प्रोसेस विच वी कॉल डिजीज। तो देखो ये कैसा होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिसएग्रीबल सेंसेशन मतलब जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसे सेंसेशन आते हैं। इंक्लाइन इट टू द इरेगुलर प्रोसेस विच वी कॉल डिजीज, और हम किसकी तरफ झुक जाता है वो पेशेंट, जो है इरेगुलर प्रोसेस, मतलब कुछ ना कुछ उसके जो प्रोसेस मतलब उसका जो भी फंक्शनिंग हो रहा था, सेंसेशन हो रहा था, उसमें इरेगुलरिटी मिलेगी, मतलब कोई भी गड़बड़ी मिलेगी या खराबी मिलेगी, और उसे ही हम क्या कहते हैं, डिजीज। एज द पावर इनविजिबल इन इट सेल्फ, ओनली कॉग्नाइजेबल बाय द इफेक्ट्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो देखो जो पावर है, जो उसकी वाइटल फोर्स में जो अरेंज वाइटल फोर्स थी उसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, वो कैसे हम देख सकते हैं उसका इफेक्ट, सिर्फ जब तक हम उसका सिम्टम नहीं देखेंगे, मतलब जब तक वो अपने आप को सिम्टम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेगी हम उसके अंदर का रीअरेंजमेंट नहीं जान सकते। इट्स मॉर्बिड अरेंजमेंट दैट ओनली मेक्स इटसेल्फ नोन बाय द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। देखो जब तक वो जो मॉर्बिड रीअरेंजमेंट था, जो मॉर्बिफिक एजेंट था, जो मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, जब तक उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, जब तक वो अपने आप को जो है एक्सप्रेस नहीं करेगी मॉर्बिड सिम्टम के फॉर्म में, तब तक हम कभी भी नहीं जान सकते कि कैसा उसमें मॉर्बिफिड या मॉर्बिड रीअरेंजमेंट हुआ है। In the function and sensation of those parts of the organism exposed to the sense of the observer and physician, और उन्हें ही हम क्या देख सकते हैं, जो भी फंक्शन और सेंसेशन में जो भी पार्ट में हमारे ऑर्गेनिज्म के क्या है एक्सपोज हुआ है, किससे, जो मॉर्बिड डीअरेंजमेंट था उससे जो मॉर्बिड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तब तक क्या है हम उन चीज़ों को नहीं समझ सकते, कौन, हम फिजिशियन, या नहीं जान सकते, ठीक है। तो वो इटसेल्फ मतलब वो खुद को कैसे एक्सप्रेस कर रही है, उस सिम्टम के फॉर्म में, ठीक है, and that is by morbid symptom, and in no other way we can it make itself known। और किसी भी और तरीके से वो जो डीअरेंजमेंट है वो अपने आप को नहीं दिखा सकता, नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मॉर्बिड सिम्टम्स के फॉर्म में ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ डिसऑर्डर। तो देखो अपने डिसऑर्डर की एक लैंग्वेज होती है, वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अ डिसऑर्डर ऑफ द एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें डिसऑर्डर मिलेगा। ऑफ द इंटरनल मैन, उसके जो इंटरनल मैन मतलब उसके पूरे एक होल ऑर्गेनिज्म में जो इंटरनल मैन मतलब उसका जो वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट हुआ उसमें लैक ऑफ हार्मोनी देखने को मिलेगी, लैक ऑफ बैलेंस देखने को मिलेगा। गिव्स फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स बाय विच वी रिकॉग्नाइज डिजीज, और कैसे, साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करके। तो ये सारी क्या है, हमारी लैंग्वेज ऑफ डिसऑर्डर है। इमटेरियल वाइटल प्रिंसिपल, तो देखो हमारा जो वाइटल प्रिंसिपल क्या है, वो सिंपल सब्सटेंस है। तो मेरे पिछले लेक्चर में मैंने पूरा सिंपल सब्सटेंस को डिस्कस किया है, अब जाके वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। एवरीवेयर प्रिवेट्स द ऑर्गेनिज्म, तो देखो जो ऑर्गेनिज्म है उसके हर एक हिस्से में ये प्रेजेंट होती है। इन डिजीज डिसऑर्डर एवरीवेयर प्रिवेट्स द ऑर्गेनिज्म, और डिजीज और डिसऑर्डर कंडीशन में भी ये हर जगह ऑर्गेनिज्म को प्रिवेट करती है, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट होती है।
इट प्रिवेट्स एवरी सेल एंड एवरी पोर्शन ऑफ द ह्यूमन इकोनॉमी। और ये कहाँ प्रेजेंट है? हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में, हर एक कोशिका में, ठीक है, हर एक भाग में, हर एक अंग में, हर एक ऑर्गन में हमारी क्या है? वाइटल प्रिंसिपल प्रेजेंट है। और ये कैसी है? इमटेरियल है, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, हम इसे हमारे 5 सेंसेस से नहीं देख सकते। Rearrangement of the immaterial vital principle is the very beginning of the disorder। तो देखो हमारी फर्स्ट चीज़ क्या हो रही है? द डिसऑर्डर फर्स्ट इन वाइटल फोर्स। देखो सबसे पहला जो है क्या हो रहा है? शुरुआत डिजीज होने का, डिसऑर्डर होने का, उसमें रीअरेंजमेंट होता है किसमें? हमारी वाइटल प्रिंसिपल में, ठीक है। occurs long before there is any visible change in the material substance of the body। और ये किससे पहले हो चुका होता है? हमारी जो मटेरियल बॉडी में जो कोई भी चेंज देखने को मिलता है उससे पहले क्या हो चुका होता है? हमारी वाइटल प्रिंसिपल में डीअरेंजमेंट या डिस्टर्बेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ फ्रीडम। तो देखो फ्रीडम, मैं आज़ाद परिंदा हूँ, ये हम कब बोल पाते हैं? जब हमें कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होती, हम कोई भी डिजीज़ से नहीं गुजर रहे होते, हमारे सारे ऑर्गन, सारे सेंसेशन, सारे फंक्शन नॉर्मली चल रहे होते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे हम। When all the functions are carried on in perfectly orderly way, you have no consciousness of your body, which means that you are in freedom। तो देखो हम फ्रीडम में कब है? जब हमारे सारे ऑर्गन, सारे फंक्शनिंग सही से चल रहे होते, एकदम परफेक्टली चल रहे होते हैं। और नो कॉन्शियसनेस ऑफ आवर बॉडी का मतलब क्या होता है? मतलब हमें कहीं भी अपना ध्यान नहीं होता अपने बॉडी में कि अरे यार मेरा हाथ है, इसको मैं नहीं उठा पा रहा, मुझे इसमें दर्द है। तो जब हम ये नहीं बोलते हैं, जब हमें अपने बॉडी का कॉन्शियसनेस, मतलब क्या होता है कि हमें अपने बॉडी में कोई चीज़ जो है डिजीजली या मतलब कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्रीडम। Disturbance of an invisible character come from cause and appears by changes in the activities of the body। तो देखो डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है और कैसा है? वो इनविजिबल है। कैसे? देखो कहाँ से आ रहा है? उसकी कॉज की वजह से आ रहा है। पहले तो एक उसकी वजह की, जो उसकी पीछे की वजह है उसके कारण आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपीयर्स बाय चेंजेस इन द एक्टिविटीज़। और कैसे आ रहा है ये? कैसे पता चल रहा है हमें? ये कैसे पता चल रहा है? देखो जब भी कोई बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही थी, अब क्या होगा? उसमें कोई चेंज देखने को मिलेगा। मुझे इस हाथ में दर्द है, मैं इस हाथ को नहीं उठा पाऊंगी। इस तरह से क्या है? वो अपीयर हो रहा है। कैसे? चेंज और उसकी एक्टिविटीज़। चेंजेस इन सेंसेशन, अब मुझे यहाँ पे दर्द नहीं था, मुझे दर्द होने लगा, तो चेंजेस इन सेंसेशन हो गया। दर्द भी कैसा हो रहा है? खिंच के दर्द हो रहा है, मतलब सेंसेशन में भी उसमें उसमें पर्टिकुलर दर्द का भी टाइप है, मुझे स्टिचिंग पेन हो रहा है, ठीक है। चेंजेस इन इट्स फंक्शंस, अब वो क्या है? खराब फंक्शनिंग कर रहा है, वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है मेरा हाथ, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है। पेशेंट हिमसेल्फ कैन फील when not in freedom the individual says I can feel। तो देखो जब भी किसी इंसान में, किसी पेशेंट में, किसी सिक पर्सन में कोई डिस्कम्फर्ट या डिजीज़ होती, तो वो सबसे पहला चीज़ क्या बोलता है? मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे हाथ में जैसे पिन चुभ गई हो। तो देखो उसने क्या बोला? मुझे ये महसूस हो रहा है। तो ये जो महसूस शब्द है वो कब इस्तेमाल करेगा? जब उसको कोई तकलीफ हो, ठीक है, या उसके बॉडी में कोई चेंजेस हो सेंसेशन या फंक्शन में। एंड डेथ इमिडिएटली फॉलोज। और एंड दिस इज इनिमिकल टू लाइफ। और ये कैसा है? जीवन के लिए खतरा है। जब भी कोई पेशेंट ये बोलता है मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो वो क्या है? अल्टीमेटली क्या करेगा? अगर हम उसे ठीक ना कर पाए, उसे क्योर ना कर पाए, उसकी जो इंटरनल रीअरेंजमेंट है उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा? इनिमिकल टू लाइफ, मतलब जीवन के लिए हानिकारक या खतरा हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डेथ की तरफ आगे बढ़ जाएगा या डेथ भी हो जाएगी। फॉर लाइफ इन इट्स फुलेस्ट सेंस इज फ्रीडम। और जीवन में हमारे लिए क्या है? हमारा फुलेस्ट सेंस, मतलब हम सही तरीके से सारे सेंसेशन फंक्शन चल रहे हों, और उसे ही हम क्या कहेंगे? फ्रीडम। इंटरनल इकोनॉमी डिप्रीव्ड इन एनी मैनर ऑफ इट्स फ्रीडम दैट इज थ्रेटनिंग। मतलब किसी भी तरह से इंटरनली अगर हमारी इकोनॉमी, मतलब हमारी जो इंटरनली जो वाइटल प्रिंसिपल है उसमें किसी भी तरह से गिरावट आती है, उसके नॉर्मल फंक्शन, सेंसेशन, उसकी फ्रीडम में, तो क्या है? वो क्या है? दैट इज थ्रेटिंग, मतलब वो जानलेवा भी हो सकती है। वे फ्रीडम इज लॉस्ट डेथ इज श्योर टू फॉलो। और जहाँ भी फ्रीडम खत्म हो जाती है हमारी, वहाँ क्या है? मृत्यु होना निश्चित है। When there is inflowing of a simple substance that has form of essence of disease।
और जब भी क्या है जो फ्रीडम है हमारी कब कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जब भी जो है हमारे सिंपल सब्सटेंस में इनफ्लोइंग में मतलब उसके अंदर ही जो भी चीज़ फ्लो होती है हमारे सिंपल सब्सटेंस क्या है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, एक बार फिर कह रही हूँ, फिर जाके देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा और आगे की चीज़ें भी ईजिली क्लियर हो जाएंगी। तो देखो इसमें क्या होता है कि हमारी जो डिजीज़ है उसका एसेंस मतलब उसकी शुरुआत, उसका जो अस्तित्व है वो कैसे आया, जब हमारे सिंपल सब्सटेंस में जो इनफ्लोइंग है उसमें कोई भी जो है चेंजेस देखने को मिले। एंड ईविल दैट इज इनफ्लोइंग इन टू द इकोनॉमी बट इट्स अ सिंपल सब्सटेंस, वो कैसा है, सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में। तो देखो हमारी जो वाइटल फोर्स है, वाइटल प्रिंसिपल है, वो भी सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में है, ठीक है। और जो हमारी डिजीज़ है, जो हमारा जो भी डायनेमिक इन्फ्लुएंस है डिजीज़ का, मॉर्बिडिटी एजेंट है, जो भी है, सब कुछ हमारा किस में है, सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में है। और ये कैसे है, एक ईवल की तरह, एक बुरी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर फ्लो कर रही है, उस तरह से ये क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ डिजीज़। तो देखो इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड ऑफ इमटेरियल एंड मटेरियल सब्सटेंस। तो देखो इमटेरियल और मटेरियल सब्सटेंस क्या होता है, इमटेरियल मतलब वही है जो हमारे फाइव सेंसेस से हम नहीं देख सकते, और मटेरियल जो हमारे फाइव सेंसेस से हम देख सकते हैं। द इमटेरियल वाइटल प्रिंसिपल इज अ सिंपल सब्सटेंस दैट प्रिवेट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनिजम्स फंक्शन एंड सेंसेशन। और ये देखो हमारी, अभी मैंने आपको पीछे लाइन्स में एक्सप्लेन किया था कि वाइटल प्रिंसिपल कैसी है, हमारी सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। और ये कैसे पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म को उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, पूरे एंटायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और रिस्पॉन्सिबल है सारे फंक्शन और सेंसेशन के लिए। एग्जाम्पल, द वाइटल प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, ईच एनेबल्स अस टू एक्सपीरियंस सेंसेशन सच एज टच, पेन एंड प्लेजर। देखो हमारे को कोई भी चीज़ अगर हम सेंस कर पा रहे हैं तो उसकी वजह कौन है, हमारी नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग कौन चला रही है, हमारी वाइटल प्रिंसिपल। द कॉज ऑफ द अल्टीमेट्स आर इमटेरियल इनविजिबल सेंटर। तो देखो कॉज ऑफ द अल्टीमेट्स, अल्टीमेट मतलब जो हमारी एंड डिजीज, एंड में मतलब जो डिजीज बन रही है, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस दिखने को मिलते हैं, वो क्या है, हमारा एंड प्रोडक्ट होते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा, प्राइमरली हमारे वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट, और लास्ट क्या होता है, उसका एंड प्रोडक्ट हमारा जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं, जो भी हम पैथोलॉजिकल कंडीशन देखते हैं। उसकी जो वजह क्या होती है, वो इनविजिबल होती है, और कहाँ होती है, हमारी सेंटर में। और सेंटर शब्द हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी वाइटल फोर्स के लिए, वाइटल प्रिंसिपल के लिए, और वो कैसी है, हमारी इमटेरियल। तो जैसे हमारी वाइटल फोर्स, वाइटल प्रिंसिपल जो है वो इमटेरियल है, वैसी हमारी उसकी उसमें डिजीज़ कॉज करने की वजह भी क्या है, इमटेरियल है। Cause of disease is a simple substance that has the form of essence of a disease. This substance is capable of operating and perpetuating itself. मतलब क्या है, ये अपने आप में कैपेबल है, इसमें इतनी क्षमता है कि वो जो ऑपरेटिंग है वो खुद से कर सके, क्योंकि वो भी क्या है, एक सिंपल सब्सटेंस है। वो जो डिजीज़ एसेंस है वो भी क्या है, एक सिंपल सब्सटेंस है, और वो भी क्या कर सकती है, अपने आप को ऑपरेट करवा, अपना जो है ऑपरेशन करवा सकती है। वो कैसा ऑपरेशन कराएगी, वो ख़राब ऑपरेशन कराएगी, ठीक है, और इस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। It is only where the vital principle is disturbed by cause of disease character that is the innermost of a virus in the form of a simple substance that it gives forth any consciousness of itself। तो देखो वो अपना अस्तित्व कैसे बता रही है, एक एग्जाम्पल है कि जैसे वायरस है, वो क्या है, एक सिंपल सब्सटेंस है दैट हैज़ द फॉर्म ऑफ एसेंस ऑफ डिजीज़, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एसेंस ऑफ डिजीज़, और वो क्या है, कैपेबल है। देखो जब भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसका जो आउटर कवरिंग है वो तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बट उसका जो इनर जो सिंपल सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, वो आपके हेल्थ कंडीशन को अल्टर कर रहा है, और वही क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में बाद में, और डिजीज़ कॉज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिम्टम्स एंड रिजल्ट्स ऑफ द डिजीज़। तो देखो क्या फ़र्क होता है सिम्टम में और उसके डिजीज़ में, मतलब जो रिजल्ट है, जो हम एंड प्रोडक्ट देखते हैं, वो क्या होता है हमारा कॉज ऑफ अल्टीमेट, क्या है हमारा जो जितने भी एंड प्रोडक्ट है, मतलब जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसे हम एंड प्रोडक्ट कहते हैं, और वही क्या है हमारा रिजल्ट ऑफ डिजीज़ है। मॉर्बिड सेंसेशन ऑफ दिस हेल्दी ऑर्गेनिजम्स आर द सिम्टम। और देखो कोई भी मॉर्बिड सेंसेशन क्या है, वो क्या है, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो वो क्या है, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, मॉर्बिड सिम्टम के फॉर्म में। सिम्टम्स आर द लैंग्वेज ऑफ डिसऑर्डर। तो देखो हमने पिछले लाइन्स में भी पढ़ा था कि हमारा सिम्टम क्या है, वो लैंग्वेज ऑफ डिसऑर्डर है, जो भी डिसऑर्डर हो रहा है उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, सिम्टम की फॉर्म में। दे कॉन्स्टिट्यूट द मीन्स बाय विच वी रिकॉग्नाइज डिसऑर्डर एंड डिजीज, और इसी फॉर्म में हम डिसऑर्डर और डिजीज को पहचान पा रहे हैं। Symptoms are the manifestation of disorder in the vital force. They are the means by which we recognize disorder and disease. और इसी तरह से हम क्या है, हमारी जो disorder और disease है उसे हम समझ पाते हैं।
Morbid disturbance can be perceived solely by the means of the expression of the disease in the sensation and action. तो देखो जब तक हमारे sensation और action में हमें changes नहीं देखने को मिलते हैं, वो जो morbid symptom में नहीं आएंगे तब तक हम उसे नहीं जान सकते हैं, ठीक है. Most of the condition of the human economy that are called as disease in the books are not disease but the result of disease. तो देखो ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम ब्राइट डिजीज़ बोलेंगे, एग्जाम्पल है, इससे समझो. कॉलिंग ब्राइट डिजीज़ कैंसर और पालसी डिजीजेस. तो देखो जो सेरिब्रल पालसी होती है और ये जो भी डिजीज़ होती है ब्राइट डिजीज़, ये सब क्या है, रिजल्ट है. ये अंत का मतलब ये समझो कि ये रोटी है, असलियत तो क्या है, वो गूंदा हुआ आटा, ठीक है. अच्छे से समझ में आएगा. देखो ऐसे ही समझा करो चीज़ों को. देखो शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमारी इंटरनल रीअरेंजमेंट से. मैंने आपको सोरा मियाज में भी समझाया, मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देखो, उसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था. जो सोरा है वो क्या है, तालाब है, और जो डिजीज़ आ रही, जो वायरस बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो सब क्या है, मछली है. तो जब तक तालाब प्रेजेंट है तब तक मछली उसमें छलांग मारती रहेंगी और आपको बीमारी होती रहेंगी. तो हमें क्या हटाना है, उस इंटरनल जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है उसे हटाना है. तभी हम क्या है, जब तक हम उस गड्ढे को नहीं भरेंगे तब तक वहाँ पे पानी बढ़ते रहेगा और मछलियाँ छलांग मारती रहेंगी. तो हमें क्या करना है, उस गड्ढे को भरना है, उस तालाब को भरना है, जिससे कि अब उसमें मछलियाँ आए भी तो मर जाएंगी, वो छलांग नहीं मार पाएंगी, ठीक है. तो इस तरह से समझो चीज़ों को, अच्छे से समझ में आएगा. तो देखो जो ये ब्राइट डिजीज़ और जो कैंसर है, ये सब क्या है, एंड रिजल्ट है. बट शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमारी इंटरनल मैनिफेस्टेशन से, ठीक है. Example, a person may experience symptoms such as fever, headache, and fatigue when they contact a flu. These symptoms are manifestation of disorder in the vital force. और ये सब क्या होते हैं, जैसे मान लो किसी को कोई बुखार हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, फैटिक थकान होगी, ये सब क्या है, उसके सिम्टम है. बट जो मेन चीज़ें क्या हुई, उसके जो वाइटल फोर्स है उसमें इंटरनली डीअरेंजमेंट हुआ, और वो जो डिजीज़ है वो कैसे है, इंटरनल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है. ट्रेवेस्टी अपॉन होम्योपैथी. तो देखो होम्योपैथी के अंदर एक बहुत बड़ी क्या है, ये उसके लिए त्रासदी है बेचारे के साथ. होम्योपैथी के साथ क्या है, पहला तो एरर इन प्रिस्क्राइबिंग. तो देखो जब भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं ना, हमें ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी. क्या, टू कॉल अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अ डिजीज ऑफ वन पार्ट and another group of symptom a disease of another part is great heresy and leads to error in prescribing. तो देखो बॉडी के एक पार्ट के एक पूरे ग्रुप ऑफ सिम्टम को एक डिजीज़ कहना, और बॉडी के अनदर पार्ट के अनदर सिम्टम को ग्रुप ऑफ सिम्टम को डिजीज़ कहना, अलग डिजीज़, ये क्या है, बहुत बड़ी जागती है हमारी होम्योपैथिक के साथ, ठीक है. इस तरह से अगर आप प्रिस्क्राइब करोगे तो आप कभी भी सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे और आपकी कमाई भी कुछ नहीं होगी, आपका धंधा पूरा बैठ जाएगा, ठीक है. तो सही होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी है तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, पर्टिकुलर एक ऑर्गन या एक टिश्यू है या बॉडी पार्ट का हम नहीं लेते. हम पूरा का पूरा सिक इंडिविजुअल को ट्रीट करेंगे. हम उसके पर्टिकुलर एक डिजीज़ को, उसके पैथोलॉजिकल या जो एंड प्रोडक्ट है, रिजल्ट ऑफ डिजीज़ है, हम उसे नहीं ट्रीट करेंगे. हम किसे ट्रीट करेंगे, हम उसके पीछे के कॉज को, ठीक है, उसको ट्रीट करेंगे हमेशा. और पूरी के पूरी कंप्लीट सिम्टम लेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेंगे, पूरी पिक्चर बनाएंगे. और इस तरह से ही हम क्या करेंगे, होम्योपैथिकली जो हमारे लॉज है, जो हमारे प्रिंसिपल है और जो हमारी कॉन्सेप्ट है, उसी के बेसिस पे, एक हॉलिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे ही हम उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे या कोई भी रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे. एग्जाम्पल, हैव ए रेमेडी ऑफ कैंसर समडे. तो देखो ये बोलना बहुत बड़ी गलत बात है कि हमारे पास एक दिन कैंसर की भी दवा होगी. गिव रेमेडी फॉर रिजल्ट इन स्टेट्स एंड इन फेलियर. और जब भी हम किसी एंड प्रोडक्ट को ट्रीट करते हैं या उसकी रेमेडी देते हैं तो वो क्या है, अल्टीमेटली फेलियर होता है, ठीक है. वो सही से कभी काम नहीं करेगा, वो अल्टीमेटली फेल हो जाएगा. देखो जैसे कि एग्जांपल है, कुछ लोग हैं कि बोलेंगे कि बूफो फॉर एपिलेप्सी और सिलिका फॉर हिप जॉइंट. तो देखो इस तरह से जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे किसी को पर्टिकुलर एक रेमेडी जो है पर्टिकुलर कंडीशन के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. क्यों, क्योंकि हम जो है उसका पूरा कंप्लीट सिम्टम कहाँ लिए, हम उसके पूरे कंप्लीट टोटलिटी ऑफ सिम्टम, उसके जो है पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ नहीं बनाया. हमने क्या किया, उसे पर्टिकुलरली एक रिजल्टेंट के ऊपर जो है रेमेडी प्रिस्क्राइब कर दी, जो कि गलत है, जो कि एरर है प्रिस्क्राइबिंग में, ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट नॉनसेंस. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ किया है हमारे लेक्चर में. क्यों कहा गया व्हाट नॉनसेंस, किस चीज़ के लिए कहा गया, तो आगे देखो. व्हाट रेमेडी यू आर यूजिंग इन सच एंड
सच केस। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ गधे ही बोल सकते हैं, ये लोग ये जो है ना नॉनसेंस ही पूछ सकते हैं कि किस केस में तुमने कौन सी दवाई दी थी। तो देखो हर केस अलग होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। तो पर्टिकुलरली एंड रिजल्ट जो है, मान लो 10 पेशेंट को कैंसर है या 10 पेशेंट को एपिलेप्सी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने उसको प्रिस्क्राइब की होगी सेम रेमेडी आप भी प्रिस्क्राइब करोगे उसके रिजल्ट के बेसिस पे। हमने क्या किया था, हमने केस टेकिंग की थी, होल इंडिविजुअल को लेके उसके जो सिकनेस है हमने उसको ट्रीट किया था, ठीक है। हम उसके पर्टिकुलर एक रिजल्ट को, जो अल्टीमेट डिजीज़ है, हम उसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे होल इंडिविजुअल को ट्रीट करेंगे। और इसलिए क्या है, हर एक पर्सन के लिए हर एक कंडीशन में जो है उसकी रेमेडी चेंज हो जाती है। Such a thing has no place in my mind, and I look upon one who speaks in that way as a man untrained in homeopathic। तो देखो इसको हमारे जो लेक्चर में हमारे सर ने टोटली इस पे एक कमेंट दिया है कि ये बहुत गलत है, ये किसकी निशानी है, एक अनट्रेंड होम्योपैथ की, जो एक सही से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जो अनट्रेंड है, मतलब जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होम्योपैथिक का, ये उसे दर्शाता है क्या कि इस केस में आपने ये रेमेडी दी, इस कंडीशन में आपने क्या रेमेडी। तो ये सब क्या है, एक नॉनसेंस है, कभी भी इस तरह से होम्योपैथी वर्क नहीं करती है। नाउ रोल ऑफ फिजिशियन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रिसीजन। तो देखो हमें क्या करना है, परसीव करना है। ये मैंने बहुत बार बताया कि हम परसीव करेंगे, हम सी नहीं करते, हम देखते नहीं, हम क्या करते, परसीव करते हैं कि इसको जो इसके इंटरनल रीअरेंजमेंट हुआ है, जो उसके वाइटल फोर्स में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, हम उसे परसीव करेंगे। टू स्टैब्लिश फ्रीडम शुड बी द एम ऑफ फिजिशियन। तो देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को फ्रीडम दिलाना, वापस उसके हेल्दी स्टेट में ले जाना हमारा एम है, ठीक है। अ कंसिडरेबल ऑब्जर्वेशन, तो देखो हमें बहुत ही अच्छा कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, एक अच्छा फिजिशियन बनना है। तो वेल एक्विनेटेड विद द नर्वस सिस्टम, तो देखो हमें बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए नर्वस सिस्टम का। क्यों? क्योंकि उसके बिना हम उसके जो है सेंसेशन फंक्शन सही से नहीं जान पाएंगे, और जब तक हम सेंसेशन फंक्शन नहीं समझेंगे हम क्या करेंगे, हम उसे सही तरीके से रेमेडी प्रिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है किस टाइप का सेंसेशन हो रहा है, सेंसेशन एज इफ आपको देखने को मिलेगा जब हम मटीरिया पैटिका पढ़ते हैं। सेंसेशन एज इफ जो है आइस रनिंग थ्रू द वेन्स और या नर्व्स, ये सारे क्या है, सेंसेशन एज इफ। तो देखो हमें सेंसेशन जानने के लिए उसके नर्व्स को अच्छे से, नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसके पीछे की वजह जान पाएंगे। द फिजिशियन शुड बी कंसर्न विद एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो हमें क्या होगा, हमें क्या है, अच्छा नॉलेज होना चाहिए किसका, एनाटमी और फिजियोलॉजी का, जिससे कि हम उसके डिजीज़ मैनिफेस्टेशन को समझ पाएँ, जान पाएँ, और कैसा डी-अरेंजमेंट हुआ है, कहाँ डी-अरेंजमेंट हुआ है या कहाँ इफेक्ट हो रहा है, हम उसे जान पाएंगे। But by studying the symptomatology, he requires knowledge of physiology, which it is impossible to obtain in any other way। तो देखो हम जितना अच्छा नॉलेज सिम्टोमेटोलॉजी पढ़ के जानते हैं, उतना अच्छा नॉलेज हम फिजियोलॉजी का किसी और तरीके से नहीं ले सकते। He requires a knowledge of the function and operation of our sorry ये wrong spell हो गया यहाँ पे, ऑफ आर नर्व्स एंड मसल्स। तो देखो हमारी जो बॉडी है उसके नॉर्मल फंक्शन जो है उसका नॉलेज होना चाहिए हमें, कि फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी पता होगी तब हम जान पाएंगे कि हमने उसे कौन से स्टेट में वापस ले जाना है, कैसे उसकी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन, कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन नॉर्मली होते हैं, और हमें उसे वापस उस स्टेट में ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जितने भी नॉर्मल फंक्शनिंग है और ऑपरेशन है उस सारी की नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज दे कॉल अटेंशन टू देम सेल्फ व्हेन इट डिस्टर्बेंस। तो देखो वो हमें अपना अटेंशन अपनी तरफ कब खींचेंगे, जब भी मेरे हाथ में दर्द होगा तो मेरा हाथ अपनी तरफ अटेंशन खींचेगा, कैसे, पेन करके, इन्फ्लामेशन करके, या कोई भी चेंजेस करके, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जब भी कोई डीअरेंजमेंट होता है, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है उनमें, तो वो क्या करते हैं, अपना अटेंशन गेन करते हैं, ठीक है। एंड ही सीज देयरफॉर हाउ द सिम्टम्स मैनिफेस्ट देमसेल्व्स, और हम इस तरह से जान पाते हैं कि उनमें कैसा मैनिफेस्टेशन हुआ है, किसके सिम्टम के फॉर्म में, ठीक है। By studying the symptoms in the recorded pathogenesis, one may learn much about true pathology। और जब हम जो है हमारी रेमेडीज़ और जितनी भी चीज़ें हैं, जब हम उसमें सही से पैथोलॉजी और पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं, तभी हम क्या पढ़ पाते हैं, उसकी ट्रू पैथोलॉजी जान पाते हैं। True pathology is often of the greatest benefit, helping the image of the sickness to shape
सेल्फ बिफोर द माइंड, और हमारे दिमाग में तभी क्या है, उस जो सिकनेस है उसकी इमेज फॉर्म हो पाती है और हम उसे सही से समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि देखो जब भी मान लो इन्फ्लेमेशन हुआ, नेक्रोसिस हो रहा है, इस्कीमिया हो रहा है, या कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, तो हम क्या उससे जान पाते हैं कि आगे क्या होगा और क्या कैसे डिजीज़ मैनिफेस्ट हुई है, उसकी वजह क्या है, और इस तरह से हम सही से पैथोलॉजी पढ़ते हैं और उसको हम फिर बाद में उस पेशेंट को सही तरीके से सिम्टम्स रिकॉर्ड करके हम उसे क्योर कर पाएंगे. Here's the conclusion of Lecture 9. In Lecture 9 of J.T. Kent's Organon of Medicine, he emphasizes that disease originates in the vital force, the life principle within us. When this force is disturbed, it leads to disharmony and illness. The homeopathic physician aims to understand this underlying disturbance and select a remedy to restore balance and allowing the body to heal itself. तो देखो हमारा एम क्या है होम्योपैथिक फिजिशियन का, वापस से रीस्टोर करना, किसे एक सिक को हेल्दी स्टेट में लाना, वापस से जो भी उसमें सिम्टम देखने को मिल रहे हैं उससे सब क्या होना चाहिए, डिसअपियर होना चाहिए, मतलब वो सब ख़त्म हो जाने चाहिए, वो रीअपियर नहीं होना चाहिए, वो कभी भी सप्रेस नहीं होना चाहिए, वो कभी भी रिकरेंटली नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें रिकरेंसी नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए. और इस तरह से जो हमारा हैरिंग लॉ ऑफ क्योर है, जो हमारे होलिस्टिक अप्रोच है, हमारी जो रेमेडीज़ है उसको सही तरीके से प्रिस्क्राइब करते हुए, सही नॉलेज को यूज़ करते हुए, जो नॉलेज ऑफ फिजिशियन है, हमारा एफोरिज्म नंबर 3 है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे और उसे हेल्थ में वापस ले आएंगे, जो उसकी फ्रीडम है हम उसे वापस लौटाएंगे. तो ये था हमारा आज का वीडियो. वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.